भूतिया फौजियों की बदलापुर एक्सप्रेस। अहमद और सुरेश दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। वो दोनों ही अभी नए नए फौजी बने थे, तो उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। उन्हें फौज में भर्ती हुए 1 साल होने को आया था। अहमद, भगवान का शुक्र है, सभी देश मिलजुल कर समन्वय बनाकर रह रहे हैं। सभी तरफ कितनी शांति है। मैं तो सोच रहा हूं कि इस रक्षा बंधन अपने घर चला जाऊं। सही कहा, खुदा की नजर सीधी है जो कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। हम चाहे तो अपने परिवारों से मिलकर आ सकते हैं। लेकिन हमें इस बारे में कर्नल साहब से बात करनी पड़ेगी। दोनों जवान फौजी डरते हुए अपने कर्नल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सलाम सर। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी 4 दिन की छुट्टी पक्की हो गई है। हैं? कैसे? बस मैंने सोचा कि तुम 1 साल से यहां हो, तो मैंने इन दिनों तुम्हारी छुट्टी पक्की कर दी। तुम चाहो तो अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। दोनों फौजियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लिया। ओए होए, अब तो अपनी माँ के हाथों से बना खाना खाऊंगा, खेतों में घूमूंगा, भांगड़ा पाऊंगा। मैं भी मेरे वालिदा उनको बड़ा याद कर रहा था। जाते ही अपनी माँ को गले से लगाऊंगा और अपने अब्बा का भी काम में हाथ बटाऊंगा। और हमारी होने वाली भाभी जी का क्या? हा? तुझे उनकी याद नहीं आती है? हाँ, तू भी कैसी बातें करता है। मुझे सभी की बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। वैसे मुझे भी मिलवाना मेरी होने वाली भाभी जी से। तू घर आ जाना, मैं तुझे मेरे पूरे कुनबे से मिलवा दूंगा। दोनों फौजी पूरी रात इसी तरह बात करते रहे। उन्हें खुशी की वजह से नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही दोनों बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और सुबह 6 बजे वाली बदलापुर एक्सप्रेस पकड़कर अपने घर का सफर तय करने लगे। ये ट्रेन इतनी खाली क्यों है? सुबह का वक्त है शायद, इसीलिए इसके अंदर इतने कम लोग हैं। क्या तूने अपनी माँ को खुद के आने की खबर दी? नहीं, मैं उन्हें आज सरप्राइज दूंगा। दोनों इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे वाली सीट से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ये शायद पीछे से आ रही हैं। उन्होंने अपनी सीट के पीछे देखा तो उन्हें अपनी ही तरह एक फौजी दिखाई दिया जो जमीन पर छिपकली की तरह लेटा हुआ था और एक्सप्रेस की जमीन को बुरी तरह चाट रहा था। एक्सक्यूज मी, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे सुनो। अहमद के ऐसा बोलते ही वो फौजी रुक गया और उसने उनकी तरफ पलट कर देखा और बिल्कुल किसी जानवर की तरह अहमद के ऊपर कूद पड़ा। वो कोई इंसानी फौजी नहीं बल्कि एक भूतिया फौजी था। वो फौजी अहमद को काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये मंजर सुरेश ने देखा, उसने जल्दी से अपने बैग से गन निकाल ली और उस भूतिया फौजी पर फायरिंग कर दी और वो अहमद के ऊपर ही मर गया। आह आह आह, तू ठीक तो है ना भाई? लेकिन ये सब क्या था? वो दोनों अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें दूसरे डिब्बों से और भी भूतिया फौजी भागते हुए आते दिखाई दिए। उनमें किसी का हाथ गायब था तो कोई लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। ओह गॉड, ये सब क्या है? अहमद जल्दी से अपनी गन उठा ले एंड फायर। दोनों फौजियों ने बैग से अपने सारे हथियार निकाल लिया और गोलियों से उन भूतिया फौजियों को चीरते हुए एक के बाद एक डिब्बा पार करने लगे। लेकिन उनके पीछे वाले भूतिया फौजियों की भीड़ अभी ही उनके पीछे ही थी। जल्दी यहाँ छिप जाओ सुरेश भाई, इधर। अहमद ने भागते एक टॉयलेट का दरवाजा खोल लिया और वो दोनों उसमें छिप गए। लेकिन भूतिया फौजी वहां भी आ गए और उनके ऊपर हमला करने लगे। अरे हट हट। लेकिन दोनों जवान भी अपनी जी जान से उनका सामना कर रहे थे। अहमद, तेरी गोलियां तो खत्म हो गई। मेरे पास भी बहुत कम है, अब हम क्या करें? वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी सबसे बड़े भूतिया कर्नल ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ दिया, मैं छोड़। छोड़ना होता तो तुझे पकड़ता क्यों? अब हम तुम्हें भी अपनी फौज में शामिल कर लेंगे। तुम दोनों अब बचकर कहीं नहीं जा सकते हो। तुम फौजी हो और दूसरे फौजी को मार रहे हो, क्यों? सुनना चाहता है तो सुन। 7 साल पहले फौजियों का एक बहुत बड़ी टोली अपने अपने परिवारों से मिलने जा रही थी। वो सभी ट्रेन से सफर कर रहे थे। अरे आज तो मैं अपनी माँ के लिए सोने की पायल लेकर जा रहा हूँ, यकीनन वो बहुत खुश हो जाएगी। मेरी भी बहन ने मुझसे चूड़ियां और चॉकलेट लाने को बोला है। वो बड़ी ही दीवानी है इन दोनों चीजों की। अरे मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। काश मुझे भी राखी बांधने वाली कोई बहना होती। ले साथी, मेरी तरफ से अपनी बहन को ये चूड़ियां दे देना। अरे अरे, इनकी क्या जरूरत?
अरे मेरी खुशी के लिए रख ले। सभी इसी तरह हंसी खुशी बातें करते हुए चल रहे थे कि तभी एक अनहोनी हुई और पूरी ट्रेन में आतंकवादियों ने धावा बोल दिया। आज हम इस देश के हर रक्षक को मार गिराएंगे। वो आतंकवादी आम लोगों के डिब्बों से लोगों को मारते हुए फौजियों के डिब्बे की तरफ आ रहे थे। सभी फौजी सतर्क हो गए, लेकिन आतंकवादी भी पूरी तैयारी के साथ थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ फौजियों वाले डिब्बे में बमबारी कर दी और उन्हें उड़ा दिया। बेचारे फौजी मारे गए। अरे वाह, अब करेंगे हम इनकी सरजमीन पर हुकूमत। मुझे मानना पड़ेगा, तेरा दिमाग कछुए से भी तेज चलता है। वो तो है। सभी आतंकवादी ऐसे ही खुश हो रहे थे, लेकिन अपने देश की सरजमीन को बचाने की तड़प उन फौजियों को वापस ले आई। वो फौजी भूतिया फौजियों के रूप में लौट आए और उन आतंकवादियों को मार गिराया। यह हादसा बदलापुर स्टेशन पर बदरपुर ट्रेन में हुआ था। तभी से वो ट्रेन भूतिया बदलापुर एक्सप्रेस में बदल गई और धीरे धीरे लोगों ने उसमें आना जाना भी बंद कर दिया। उन भूतिया फौजियों ने अपनी मौत का पूरा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर सुरेश और अहमद बोले, तुम जैसे फौजियों को सलाम, जो ऐसे अपने देश के लिए मरकर भी लौट आए। लेकिन अब तुम खुद अपने हाथों से अपने देश के रखवालों को क्यों खत्म कर रहे हो? तुमने जिस तरह से अपने वतन के लिए काम किया है वो सच में काबिल तारीफ है। तुम तो अपने देश के लिए शहीद हुए हो, तुम्हें इस बात पर फख्र होना चाहिए। उन फौजियों की बात सुनकर सभी भूतिया फौजी खामोश हो गए। तभी उनका कर्नल बोला, तुम्हारी इन बातों में हम फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें मार कर रहेंगे। हम तुम्हें फंसा नहीं रहे, हम भी तुम्हारी तरह ही फौजी हैं और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम्हारे जैसे हर एक शहीद को सलाम। हम भी तुम्हारी तरह हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहेंगे, लेकिन प्लीज तुम लोग ऐसे अपने देश के जवानों का नाम बदनाम मत करो। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना लोग जिन फौजियों की इज्जत करते हैं उन्हें ही बदनाम करेंगे। उनकी बातें सुनकर फौजियों को सब समझ आ गया और उनका कर्नल बोला, शायद तुम सही कहते हो। हमने कसम खाई थी कि हम जिएंगे भी अपने देश के लिए और मरेंगे भी अपने देश के लिए। आज तुम जवानों ने हमारी आंखें खोल दी, अब हमें चलना चाहिए। कर्नल ने एक इशारा किया और सभी फौजी गायब हो गए। सुरेश और अहमद ये सब कुछ देखकर हैरान थे। बदलापुर एक्सप्रेस अपनी राह चलने लगी और वो फौजी सही सलामत अपने अपने परिवार के पास पहुंच गए और बदलापुर स्टेशन पर भी शांति आ गई। 15 अगस्त की पतंगे बेचने वाली प्रेग्नेंट चुड़ैलें। 15 अगस्त बस आने ही वाला था। हर वो हिंदुस्तानी जिसके दिल में अपने देश के लिए मोहब्बत थी बड़े ही जोश में था। रेलवे स्टेशन पर भी तिरंगी ट्रेनें चल रही थीं और दुकानों पर भी तिरंगे दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही राधानगर के स्टेशन पर भी लगभग आधी सी रात को एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन में 3 भाई सफर कर रहे थे। कार्तिक, हम लोग पूरे 1 साल में अपने घर जाएंगे, न जाने हमारी बीवियां कैसी होंगी। सही कहा, इन दिनों में ही तो हमारे साथ वह भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद हमें यह होश ही नहीं था कि हम अपने घर लौट जाएं। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि हम सही सलामत हैं। 15 अगस्त के खूबसूरत मौके को हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। वो तीनों भाई बड़े ही खुश थे और काफी हंसकर बात कर रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत आई और उन्हें चुप करने लगी। शांत हो जाओ, कोई भी आवाज मत करो। वो अभी बाहर ही है। कौन है बाहर काकी? वही चुड़ैले जो इस स्टेशन पर आने वाले लोगों को मौत के घाट उतार देती हैं। जानते हो कि ये ट्रेन क्यों रोकी गई है? नहीं, आप ही बता दो। बताती हूँ। ये समझ लो कि ये ट्रेन अब सवेरा होने से पहले नहीं चलने वाली है। एक तरफ वो बूढ़ी दादी उन भाइयों को कुछ समझा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आगे वाले डिब्बों में 2 औरतें बैठी हुई थी। वो आपस में बड़ी ही जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं तो इतनी बड़ी देशभक्त हूँ कि अगर मुझे अपने वतन के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं हंस कर दे दूंगी। अच्छा, और मैं तुझसे भी बड़ी हूँ। वो दोनों इसी तरह बात कर रही थी कि तभी एक औरत उनकी ट्रेन की खिड़की पर आई और शीशा बजाने लगी। अरे देख तो, ये कौन है? कौन? बहन, 15 अगस्त का सामान बेच रहे हैं। ले लो, पतंग हैं, झंडे हैं, तुम्हारे बच्चों को पसंद आएगा। स्वरा वहाँ खड़ी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी रानी वहाँ पर आ गई। बहन, मेरा भी सामान खरीद लो। मेरे पास 15 अगस्त के लिए बहुत सारी तिरंगी चीजें हैं। आओ और ले जाओ। उन औरतों को 2 औरतें, वो भी एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर देखकर काफी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान न देते हुए खिड़की खोल दी। दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या है।
उस औरत के ऐसा बोलते ही स्वरा का मुंह एकदम अजीब सा हो गया और उसने उस औरत की तरफ बड़ी ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ देखा और बिना कुछ बोले ही उस औरत से चिपट गई। अरे अरे, छोड़ो मुझे। उसे ऐसे चुड़ैल बनते देख वो दूसरी औरत डर गई और उसने भागना शुरू कर दिया कि तभी रानी ने उस पर झपट्टा मार दिया। उन दोनों औरतों की चीखें पूरी ट्रेन में गूंजने लगीं। जिन लोगों ने ये मंजर आंखों से देखा उन्होंने ट्रेन के डिब्बों के दरवाजों को बंद कर दिया ताकि वो चुड़ैलें उनके ऊपर हमला न कर पाए। ये सब क्या हो रहा है? यही तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। वो चुड़ैलें ट्रेन में घुस आई हैं। अब कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो चुड़ैलें दरवाजों के पार आने की कोशिश करने लगी। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। काकी, ये चुड़ैलें यहाँ क्यों आई हैं और ये हमसे क्या चाहती हैं? बताती हूँ, गौर से सुनना। एक बार की बात है। रानी, स्वरा और पूनम तीनों एक ही घर की बहुएं और एक दूसरे की देवरानी जिठानियां थीं। वो तीनों अपने अपने पतियों के साथ रहती थीं। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनके पति उनसे दूर एक अलग शहर में काम किया करते थे और वो तीनों ही प्रेग्नेंट थीं। सुनिए जी, 15 अगस्त आने वाला है। मेरा तो मन है कि मैं अपनी आंखों से लाल किले पर झंडा फिरता हुआ देखूं। आप आ जाओ ना। मैं कोशिश करूंगा, वैसे मेरे पास काम बहुत ज्यादा है। क्या हमेशा काम काम? जानते हो, आपको स्लीपी भी याद कर रहा है। स्लीपी? हाँ, स्लीपी। मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, हमारा होने वाला बच्चा। अच्छा, उसका नाम स्लीपी है? हाँ, क्योंकि ये हमेशा सोता ही रहता है। दोनों पति पत्नी हंस पड़े। अब स्लीपी बुला रहा है तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मैं और स्लीपी इंतजार करेंगे। विराट ने फोन रख दिया। उसने अपनी और अपने भाइयों की छुट्टी तय करवा ली थी और 14 अगस्त के दिन वो अपने घर आने के लिए ट्रेन से निकल गई। लेकिन बदकिस्मती से उस ट्रेन का ट्रैक आगे से थोड़ा सा खराब था, इसलिए ट्रेन उस पर चलती हुई एक हादसे का शिकार हो गई। उस हादसे में हजारों लोग मर गए, लेकिन जो पीछे के डिब्बों में थे वो सिर्फ घायल हुए और एम्बुलेंस उन्हें ले गई। उन्हीं पीछे वाले डिब्बों में वो तीनों भाई भी थे जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इस हादसे का पता चलते ही उन तीनों की बीवियों के पैरों से जमीन खिसक गई। मैं जानती हूँ कि मेरे कार्तिक जी बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे यकीन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुषार जी को कुछ नहीं हो सकता। वो तीनों पागल सी हुई जा रही थीं, लेकिन किसी तरह पड़ोसियों ने उन्हें संभाल लिया। उन तीनों ने अपने पतियों का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने झंडे पतंगे खरीद कर 15 अगस्त मनाने की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन अब इस सब से कोई फायदा नहीं था। 15 अगस्त के दिन जब उन्होंने सभी को अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता और खुश देखा तो उन्हें भी अपने पतियों की याद आई। रानी, पूनम, मैं अब इस दुनिया में और नहीं जीना चाहती। मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं भी दीदी। वो तीनों बिल्कुल पागल सी हुई जा रही थी और 15 अगस्त के दिन उन तीनों ने अपने पतियों की याद में छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अपने पतियों की तलब उन्हें चुड़ैलों के रूप में वापस ले आई। और तभी से रानी, स्वरा और पूनम अपने पतियों की याद में इधर उधर पतंगे और झंडे बेचने के बहाने भटकती हैं। ना जाने उनके पति कहाँ होंगे जो वो उन्हें मरने के बाद भी नहीं मिल पाए। ये कहानी सुनकर उन तीनों भाइयों की आंखें भर आईं। आपने उन चुड़ैलों के क्या क्या नाम लिए? क्या? अच्छा, स्वरा, रानी और पूनम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आई भी नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया पूनम? क्या तुम तीनों? हाँ काकी, लेकिन अभी हमें उन तीनों को रोकना होगा, फिर चाहे वो हमें अपने साथ ही क्यों न ले जाएं। ऐसा बोलकर उन तीनों भाइयों ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया और उन चुड़ैलों वाले डिब्बे में घुस गए जहां वो तीनों चुड़ैलें खड़ी हुई थी। वो उन्हें देखकर उनके ऊपर झपटने वाली ही थी कि तभी, पूनम, क्या ये तुम ही हो? मैं तुम्हारा तुषार। स्वरा, ऐसा मत करो। अपने पतियों को देखकर उन्हें सब कुछ याद आ गया और वो चुड़ैलें रोने लगी। ये सब कैसे हुआ रानी? कार्तिक जी, आप कहाँ थे? आपके लिए हम इस दुनिया को छोड़ आए, लेकिन बताता हूँ। उस हादसे में हम लोग घायल हो गए थे। बहुत लंबे समय तक हमारा इलाज चला, लेकिन जब हमें होश आ गया तो हम सीधा तुम्हारे ही पास आ रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी दूर चली गई कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। हमने आपको देख लिया, बस इतना ही काफी है। आप हमारे पास आने की कोशिश मत करना। आपको जीना होगा हमारी खातिर, इस देश की खातिर।
लेकिन तुम तीनों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ हम तुम्हारा सच जानते हैं और हमारे सीने में तुम हमेशा जिंदा रहोगी। अब तुम लोग चली जाओ, दे दो अपनी इस भटकती आत्मा को शांति। विराट की आंखें नम थीं। उन तीनों ने एक आखिरी बार अपनी बीवियों को गले लगाया। अलविदा। गले लगे लगे ही वो तीनों गायब हो गईं। बस उनके झंडे और पतंगे ही बाकी थी। ट्रेन में बैठे बाकी लोग इस मंजर को देखकर हैरान थे। उस दिन के बाद से फिर कभी वो चुड़ैलें वापस नहीं आई। उनके झंडों और पतंगों को उनके पति अपने साथ ले गए और राधानगर के स्टेशन पर हमेशा के लिए शांति आ गई।